आज मैं 2 लोगों से मिली, दोनों ही बहुत परेशान थे। उसमें से एक ने मुझे आके बोला कि मेरी वाइफ़ ने मुझे धमकी दी है, मुझे थ्रेटन किया है कि वो मेरे और मेरे पूरी फैमिली के ख़िलाफ़, मेरे पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जो कि बहुत ओल्ड हैं, मेरे भाई के ख़िलाफ़ जिनकी भी एज काफ़ी ज़्यादा है, उन सब के ख़िलाफ़ वो एक क्रिमिनल कंप्लेंट फ़ाइल करेंगी। और उनका ऐसा कहना था कि वो सारे चार्जेस फ़ॉल्स होंगे और उनकी वाइफ़ अपने आप ही एक स्टोरी बना के पुलिस स्टेशन में जाके कहेगी। दूसरा इंसान जिसको पता लगा था कि उसकी वाइफ़ ने ऑलरेडी उसके और उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट और उसकी बहन के अगेंस्ट, यानी कि अपनी सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट एफ़आईआर फाइल करवा दी है। एफ़आईआर के सेक्शंस कुछ कुछ इस तरह से थे: मारपीट, क्रूएल्टी होना, डाउरी लेने का इल्ज़ाम होना, साथ में मिलके अटेम्प्ट टू मर्डर, और भी बहुत सारे सेक्शंस जो कि कई बार तो ऐसे ही लगा दिए जाते हैं। अब उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे भी ये बात शेयर करनी चाहिए कि अगर आप किसी समय भी ऐसी किसी परेशानी में फंस जाए तो आपके पास क्या सोल्यूशन है इससे बाहर निकलने के लिए। डोंट वरी, द लॉ इज़ देयर टू सेफगार्ड यू। नमस्ते, मैं हूँ एडवोकेट ईशा कपूर और आप देख रहे हैं वीलॉगिश। सीआरपीसी, जिससे कि इंडिया का क्रिमिनल प्रोसीजर गवर्न होता है, क्रिमिनल लॉस को उसी लॉ में लिखे गए, यानी कि सीआरपीसी में लिखे गए प्रोसीजर के तहत चलाया जाता है। सीआरपीसी में एक सेक्शन है जो कि आपको अलाउ करता है कि आपको अगर आपकी अरेस्ट होने से पहले ये इंश्योर करना है कि कहीं आपको, आपके बूढ़े माँ बाप को, आपकी फैमिली में किसी को भी जिसको कि अरेस्ट होने की वजह से बहुत ट्रबल हो सकता है, और वो ट्रबल और भी ज़्यादा हो सकता है अगर वो केस ऑलरेडी फॉल्स है या आपको लगता है कि वो एक फेक एलिगेशन है, तो उसके लिए सीआरपीसी में एक प्रोविज़न है फॉर एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविज़न में यही कहा गया है कि अगर आपको अरेस्ट नहीं भी हुई है और आपको एक डर है कि आपको पुलिस आके कहीं अरेस्ट कर ना ले, तो आप एंटिसिपेटरी बेल की मांग कर सकते हो कोर्ट से। अब आप हर तरह के कोर्ट के पास ये मांग लेके नहीं जा सकते। आपको या तो जाना है सेशन कोर्ट पे या तो आपको जाना है हाई कोर्ट पे। अगर आपकी बेल रिजेक्ट भी हो जाती है एक कोर्ट से, तो आपके पास डेफिनेटली ऑप्शन है कि आप हायर कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट तक आप बेल के लिए अपील कर सकते हैं। अब इन केसेस में होता क्या है कि हमें लगता है जब एफआईआर जब फाइल हो चुकी होती है तब तो हमको बहुत आसानी से लगता है कि हाँ, एफआईआर फाइल हो चुकी है और मेरे एडवोकेट ने भी कह दिया है कि मेरे फेवर में एंटिसिपेटरी बेल मिल जानी चाहिए जहाँ तक है। अब परेशानी उन केसेस में आती है जहाँ पर अभी सिर्फ एक डर है मुझे। अभी तक आपकी वाइफ ने या आपके स्पाउस ने आपके अगेंस्ट एफआईआर भी फाइल नहीं करवाई है, लेकिन आपको डर तो है एफआईआर फाइल हो गई तो कहीं इमीडिएट अरेस्ट ना हो जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट्स की गाइडलाइंस हैं कि 498 केसेस में, 498A केसेस में आपको इमीडिएट अरेस्ट नहीं करना है और आपको डेफिनेटली एक नोटिस ऑफ अरेस्ट देना है अरेस्ट करने से पहले, या आपको पूरी एक चेकलिस्ट देनी है। देयर इज़ अ लॉन्ग चेकलिस्ट जो कि पुलिस वालों को सबमिट करनी होगी आपको अरेस्ट करने से पहले। उनको कोर्ट को इंश्योर करवाना होगा कि कहीं आपको बेकार में ही तो हरास नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अक्सर इन केसेस में अरेस्ट होती हैं और अरेस्ट से बच पाना, अरेस्ट को इवेड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसे फेक केसेस में ही लोग बहुत सालों तक परेशान होते रहते हैं। अब अगर एफआईआर नहीं भी हुई है तो आप परेशान मत होइए। एंटिसिपेटरी बेल के लिए आप तब भी फाइल कर सकते हो। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसे केसेस में तो क्या होता है कि जब भी हम कोर्ट के ऑर्डर्स देखते हैं तो ये होता है कि कोर्ट हमेशा एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर देता है इस ग्राउंड पे कि ये एप्लीकेशन तो मेंटेनेबल ही नहीं है। मेंटेनेबल ना होने का मतलब कि आप हमारे सामने ये लेकर आ ही नहीं सकते थे क्योंकि अभी तो आपके अगेंस्ट एफआईआर ही नहीं हुई है, जबकि ये कहीं की कोई रिटन रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये देखा गया कि कोर्ट जनरली उसको रिजेक्ट कर देगा इस ग्राउंड पर कि अभी एफआईआर नहीं है। आप जब ये बोलेंगे कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, जब आपके एडवोकेट ये बोलेंगे तो सामने से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो डेफिनेटली ये कहेंगे कि माय लॉर्ड जज, जनाब इनके खिलाफ तो अभी एफआईआर ही नहीं हुई, तो इन्हें कहाँ से एंटिसिपेटरी बेल दे दें। इनको हम कोई ब्लैंकेट प्रोटेक्शन तो दे नहीं देंगे कि इनके आगे कभी भी एफआईआर होती है तो इनको अरेस्ट ना करें। लेकिन अगर उन केसेस में आपकी एंटिसिपेटरी बेल अरेस्ट से बचने के लिए अगर रिजेक्ट भी हो जाती है नॉन मेंटेनेबल होने के ग्राउंड पर, तब भी एक रास्ता आपके पास बचता है, एंड दैट इज प्रेइंग, making an oral argument before the court for granting you, for actually telling the police to give you a notice of arrest, to give you a pre-arrest notice whenever the police will feel that you will have to be arrested at a later date. इससे आपको फिर भी बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगी।
हालांकि कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कहेगा कि आपको अगर आप एक ओरल रिक्वेस्ट या ओरल आर्गुमेंट करेंगे कोर्ट के सामने तो कोर्ट को मैंडेटरीली आपको देना ही पड़ेगा कि हाँ आपके लिए प्री अरेस्ट नोटिस दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऑब्जर्व किया गया है कि जनरली कोर्ट इज़ लिबरल इनफ कि टू ग्रांट यू दैट नोटिस, to grant you to actually tell the police to give you a pre-arrest notice before making an arrest। इन सारे केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे हीनियस एलिगेशंस कई बार यूं ही लगाए जाते हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि कई कपल्स के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, उनका मैट्रिमोनियल मैटर ऑलरेडी पेंडिंग होता है और उसी रंजिश में, उसी परेशानी में, आपसी टेंशन में सामने से फेक केसेस भी फाइल किए जाते हैं, या फिर उसमें कुछ फैक्ट्स ट्रू होते हैं और कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के बोले जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि सामने वाली पार्टी को कितना ज़्यादा नुकसान और कितना ज़्यादा ट्रॉमा इस वजह से झेलना पड़ता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने बहुत बार गाइडलाइंस दी कि आप प्री अरेस्ट नोटिस हमेशा ही दें। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कभी कभी इन गाइडलाइंस का वायलेशन देखा जाता है। अनअकैडमी के सारे ही बैचेस में से अब तक का मेरा फेवरेट बैच, मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा जिनके पास लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन टाइम है, विच इज़ नॉट रियली फॉर अ लेंदियर पीरियड बट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, एंड दोज हु वांट टू रिवाइज all of the syllabus that comes in various state judiciary exams in that 1 year, and for those who want to have a fixed time for preparation, यहाँ पर आपको ना ही कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट्स, लेक्चर्स, नोट्स और भी बहुत सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर ले लिया फॉर 1 month, 2 months, 6 months और फॉर 1 or 2 years तो आपको सिर्फ एक ही बैच का एक्सेस मिलेगा, बल्कि अगर आप चाहते हो तो आप और बैचेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब ये बैचेस क्योंकि अलग अलग टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत मिल जाती है। अगर आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल के उसमें इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं चूज़ करने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो इट्स अ वेरी गुड डील। साथ में आप चाहो तो आप 1 month का सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हो। ऑल्दो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपके लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एक परफेक्ट सब्सक्रिप्शन या तो 3 months या फिर 6 months का रहता है, क्योंकि हमें उतना टाइम चाहिए होता है समझने के लिए कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग भी रही है या नहीं। और मुझे लगता है इन सब के कोर्सेज देख के कि आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई इफ़ यू वांट टू क्रैक जुडिशरी। अब आप लोग पूछेंगे कि अच्छा चलो एक बार एंटिसिपेटरी बेल मिल गई या प्री अरेस्ट नोटिस मिल गया तो क्या? देखो, प्री अरेस्ट नोटिस मिल जाएगा अगर आपके पास एक टाइम होगा। अरेस्ट होने से अगर 5, 6, 7 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ आना है, मेरे सामने पेश होना है, आपको हम अरेस्ट करेंगे इन ग्राउंड्स पे, तो कम से कम आपके पास एक मौका होगा एंटिसिपेटरी बेल के लिए फ़ाइल करने का। इतने में आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए फ़ाइल कर दोगे और जैसे ही आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए फ़ाइल कर दोगे और आपको बेल ग्रांट हो जाएगी कोर्ट से, उन केस में फिर आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी। कोर्ट आपको एक प्रोटेक्शन दे देगा कि क्योंकि इसने बोला है कि मैं अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये एफिडेविट पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ दूंगा, मैं एविडेंसेस से कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा, मैं अपनी वाइफ को या उसके परिवार वालों को या किसी को भी थ्रेटन नहीं करूँगा, उन्हें जाके डराऊँगा धमकाऊँगा नहीं केस वापस लेने के लिए। मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूँ कि आप मुझे जब जिस जगह जिस लिए भी बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं वहाँ पे ज़रूर हाजिर होऊंगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को मान लेते हैं, अगर आप ये सब कह देते हैं, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है, हम इन्हें प्रोटेक्शन देते हैं कि इनको अभी के लिए अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कोर्ट कई बार अपने ऑर्डर्स में इसके लिए टाइम पीरियड लिख देते हैं और बोलते हैं कि इतने दिनों बाद आप रेगुलर बेल मांग लीजिए। बहुत बार ये भी देखा गया है कि वो ये बोल देते हैं कि जब चार्जशीट फाइल हो जाए तो आप रेगुलर बेल मान लीजिए। अलग अलग कोर्ट्स का इस पे अलग अलग कहना है। लेकिन 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जो कि सुशीला अग्रवाल के नाम से केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एंटिसिपेटरी बेल का कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है। अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल एक बार ग्रांट हो गई तो ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन में रेगुलर बेल लेनी है, 20 दिन में आपकी एंटिसिपेटरी बेल एक्सपायर हो जाएगी या 30 दिन में हो जाएगी या 40 दिन में हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको एक समय पे आके रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। खैर वो बात की बात है, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं तो आपको डेफिनेटली एंटिसिपेटरी बेल या फिर प्री अरेस्ट नोटिस के लिए जाना चाहिए। प्री अरेस्ट नोटिस की रिक्वायरमेंट अगर आपकी फुलफ़िल हो जाती है, अगर आपकी वो बात मान ली जाती है, तो उसको कई बार नोटिस बेल भी कहते हैं कि बता के अरेस्ट करेंगे।
ठीक है, ऐसी बेल मिली है आपको। तो डरिए मत बिल्कुल भी, लॉ आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई परेशानी है जिसमें मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो भी मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी कोई भी लीगल क्वेरी सॉल्व करके।